नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान भूगोल की। राजस्थान भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जैसे राजस्थान का भौतिक प्रदेश। उस भौतिक प्रदेश की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और उस भौतिक प्रदेश में जैसे अरावली पर्वतमाला है, पश्चिमी मरुस्थल है, हाड़ौती का पठार है, पूर्वी मैदानी भाग है, इनका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो भी आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है उन टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले ये लीजिए, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना। भौतिक प्रदेश का तात्पर्य। भौतिक प्रदेश का तात्पर्य क्या है? तो भौतिक प्रदेश का तात्पर्य है, भौतिक प्रदेश यानी पृथ्वी पर विद्यमान उन चीज़ों के बारे में बात करें जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, वो सारे भौतिक प्रदेशों में आते हैं। तो राजस्थान में क्या क्या भौतिक प्रदेश थे उनमें ध्यान रखना। जैसे ये लिखा हुआ स्थल मंडल पर स्थित भौगोलिक उच्चावत जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियाँ, प्राकृतिक वनस्पति, वन, प्राकृतिक संसाधन आदि का किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में एक भौतिक प्रदेश कहा जाता है। तो क्षेत्र विशेष, हम आज राजस्थान की बात करेंगे तो ये राजस्थान क्षेत्र विशेष है। इसके संदर्भ में बात करेंगे तो राजस्थान भौतिक प्रदेश की हम बात करेंगे। तो भौतिक प्रदेश का जो विभाजन है उनका किस आधार पर भौतिक प्रदेश का विभाजन किया जाता है। तो भौतिक प्रदेश का भौतिक प्रदेश के विभाजन का आधार जो है वो है स्तन मंडल स्वरूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। और दूसरा है भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाएं कौन सी होती है जिनसे भौतिक प्रदेश का विभाजन किया जाता है, जैसे जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वर्षा की मात्रा आदि, इनके हिसाब से भौतिक प्रदेश के विभाजन का आधार किया जाता है। और कुछ विशिष्ट आर्थिक लक्षण होते हैं भौतिक प्रदेश के, जैसे खनिज संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, औद्योगिक क्षेत्र है, विकास है। जैसे बाड़मेर की बात करें तो वहाँ पे जो भौतिक प्रदेश का विभाजन किया जाएगा, वहाँ जैसे हम करेंगे बाड़मेर में पंचपदरा में रिफाइनरी है, तो उसके हिसाब से उसको भौतिक प्रदेश कैसा है, तो वहाँ तेल के भंडार है, उस हिसाब से भौतिक प्रदेश का विभाजन किया जाता है। अगला है कृषि एवं फसल प्रतिरूप। कृषि एवं फसल के हिसाब से भी भौतिक प्रदेश का विभाजन किया जाता है। और जनसंख्या, वितरण, परिवहन के साधन इत्यादि, इन सब के जो ये 5 टॉपिक दिए गए हैं, इनके हिसाब से भौतिक प्रदेश के विभाजन का आधार होते हैं ये सारे के सारे। ठीक है। अच्छा, राजस्थान के भौतिक प्रदेश का सर्वप्रथम वर्गीकरण है वो 1967 में प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में किया था। सबसे पहले वर्गीकरण किया था वीसी मिश्रा ने, जिसका प्रकाशन वर्ष हो 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया था। और उनकी पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल। तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने स्थल स्वरूप, भौगोलिक दशा, कृषि तथा फसल प्रतिरूप, विशिष्ट आर्थिक लक्षण के आधार पर राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। कितने में किया? 7 भौगोलिक प्रदेशों में वीसी मिश्रा ने विभाजित किया। वो 7 कौन कौन से? तो प्रथम है नेरी क्षेत्र। तो नेरी क्षेत्र कहाँ पे है राजस्थान में? एक तो है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये 2 जिले ये नेरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो जो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर बॉर्डर के किनारे वाले, इनको पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के अंदर ये 4 जिलों को दिया गया है। तीसरा है अर्ध शुष्क क्षेत्र। अर्ध शुष्क मतलब जैसलमेर वहाँ ज़्यादा शुष्क है, और जो अर्ध शुष्क है उसके आसपास वाला जैसे नागौर, पाली, जालौर, सिरोही, ये जो है जालौर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये जो है अर्ध शुष्क में है। और चौथा है अरावली प्रदेश। तो अरावली प्रदेश वैसे तो सबसे ज़्यादा है विस्तार है वो उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही में है। अरावली प्रदेश ये भी विभाजित किया गया है। और पांचवा है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। पूर्व की और कृषि की जो औद्योगिक प्रदेश है उनमें से जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, टोंक और दौसा, ये पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश में विभाजित किया गया है। और छठवा है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। दक्षिण में जो कृषि प्रदेश, पूर्वी कृषि प्रदेश है वो उनमें है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये पूर्वी कृषि प्रदेश के पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और जितने भी एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण बिंदु है उन पे हम चर्चा करेंगे। तो पहला है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो प्राचीन काल में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पर हाड़ा वंश का क्षेत्राधिकार होने से इसे क्षेत्र हाड़ौती का पठार कहा जाता है। यहाँ पे हाड़ा राजा थे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इधर, तो ये हाड़ा राजपूत राज करते थे, इसलिए इसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। और दक्षिणी पठार पूर्वी पठार प्रदेश की उत्पत्ति। तो दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश की उत्पत्ति
6.5 करोड़ वर्ष पूर्व मध्यजीवी महाकल्प मेसोजोइक एरा द्वितीय कार महाकल्प के क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड से ज्वालामुखी क्रिया के उद्गार से हुई है। दो लैंड थे, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। तो ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के गोंडवाना लैंड के ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार। ज्वालामुखी दो प्रकार की होती है, एक तो होता है छिद्र और एक होता है दरारी। तो छिद्र में क्या है कि ये यूं निकलता है लावा, ठीक है। और दरारी में जो ज्वालामुखी में जो दरार पड़ जाती है और वो तुरंत यहीं पे आके जम जाती है, इससे बनता है पठार और इससे बनता है पर्वत। तो जो हाड़ौती का पठार है वो दरारी उद्गार है, लावा निकलने के बाद अपने पास में ही फैल गया और जम गया, उससे हाड़ौती का पठार की उत्पत्ति हुई है। अब इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती का जो पठार है उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है राजस्थान में। तो इसका विस्तार है, हाड़ौती का पठार प्रादीप पठारी प्रदेश के मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। जो मालवा का पठार है ना वो एमपी में, उसका उत्तरी भाग है। उसका विस्तार राजस्थान के दक्षिण पूर्व में, ये दक्षिण है और ये पूर्व, यहाँ पे जो है वो हाड़ौती का पठार है। इस कारण इसे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहा जाता है। और जो अक्षांशीय दृष्टि होती है वो जैसे ये अक्षांश और ये देशांतर, इनके हिसाब से हाड़ौती के पठार का विस्तार 23°51 उत्तरी अक्षांश से 25°27 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये जो अक्षांश है इनका क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है अक्षांश और देशांतर से। उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी इस टॉपिक में करना जरूरी नहीं है। आप तो इतना ध्यान रखना, 23.51 से लेकर 25-27 उत्तरी अक्षांश। और जो देशांतर है जो ये खड़ा वाला है 75-15 से लेके 77-25 पूर्वी देशांतर के मध्य हाड़ौती के पठार की स्थिति है। और हाड़ौती के पठार का विस्तार राजस्थान के 4 जिलों में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। यहाँ पे हाड़ावंश का राज शासन था, इसलिए इसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है। वैसे इसका नाम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहते हैं इसको। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.49% है ये। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का 6.49%। हाड़ौती के पठार का इसका क्षेत्रफल जो है 24,185 स्क्वायर किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.49% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हाड़ौती का पठार राजस्थान से सबसे छोटा प्रदेश है। 4 प्रदेशों में से सबसे छोटा जो है वो हाड़ौती का पठार है। हाड़ौती के पठार में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग निवास करता है। इस कारण हाड़ौती का पठार जनघनत्व की दृष्टि से दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल है 6%, 6.5%। और क्षेत्र जनसंख्या है वो 10% निवास करती है। और हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई जो है वो 500 मीटर है, तथा इसकी जो ढाल है ये है दक्षिण से उत्तर से, ये ऐसे जाती है हाड़ौती के पठार की ढाल। अगला जो टॉपिक है वो है हाड़ौती के पठार की विशेषताएं क्या है। तो हाड़ौती का पठार अरावली पर्वतमाला तथा विंध्याचल के मध्य स्थित एक संक्रांति प्रदेश है। जो अरावली विंध्याचल प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का संक्रमण स्थल है, मतलब जो अरावली और विंध्याचल पर्वत है उनके जो बीच में जो एक संकरा प्रदेश है वो है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार में बूंदी से सवाई माधोपुर के मध्य एक भ्रंश घाटी स्थित है, ये ध्यान रखना। बूंदी से सवाई माधोपुर के मध्य एक भ्रंश घाटी स्थित है जिसे महान सीमा भ्रंश कहते हैं। जैसे हिमालय में महान सीमा भ्रंश है ना, वैसे ही हाड़ौती के पठार में सीमा भ्रंश है। पूछ लिया जाता है वो सीमा भ्रंश कहाँ है, तो बूंदी और सवाई माधोपुर में है, जिसे ग्रेट बाउंड्री फॉल की संज्ञा भी दी गई है। ग्रेट बाउंड्री फॉल कह दो या जिसे महान सीमा भ्रंश कह सकते हैं। हाड़ौती के पठार से ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से निर्मित क्रिटेशियस कालीन बेसाल्ट चट्टानों का विस्तार है। इस कारण हाड़ौती के पठार में बलुआ पत्थर तथा एल्यूमिनियम के भंडार पाए जाते हैं। किस कारण से एल्यूमिनियम और बलुआ पत्थर मिलते हैं, क्योंकि जो चट्टानें हैं वो क्रिटेशियस कालीन की बेसाल्ट चट्टानों का विस्तार है। ध्यान रखना, बेसाल्ट चट्टानें हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। हाड़ौती के पठार में ज्वालामुखी क्रिया से निकले लावा के विखंडन से निर्मित काली मृदा वर्टिसोल का विस्तार है। हाड़ौती के पठार में मिट्टी कैसी है, वो है काली मृदा। जो काली मृदा जो होती है वो कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है, वो हाड़ौती के पठार में है, उसका विस्तार है। और उसको भी वर्टिसोल कहते हैं। ये मृदा का वर्गीकरण में हम अलग अलग पढ़ेंगे। आप तो इतना ध्यान रखना, हाड़ौती के पठार में काली मृदा पाई जाती है। हाड़ौती के पठार की प्रमुख नदी चंबल है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। हाड़ौती के पठार की जो नदी बात करें तो सबसे मुख्य रूप से वो है चंबल,
जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, जो राजस्थान का नक्शा है ना यार, ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, ऐसे बहती है। अच्छा, राजस्थान में सर्वाधिक नदियां हाड़ौती की पठारी में प्रवाहित होती है, जिससे राजस्थान का सबसे बड़ा अपवा तंत्र चंबल नदी तंत्र भी शामिल है। सबसे ज्यादा नदियां हैं वो हाड़ौती के पठार के जो क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, वहां से प्रवाहित होती है। और उनमें सबसे बड़ी नदी वो है चंबल नदी तंत्र। इस कारण हाड़ौती के पठार में जल द्वारा मृदा अपरदन की समस्याएं सर्वाधिक है। जहाँ जल होगा वहाँ समस्याएं तो होगी। जो मृदा अपरदन होता है वो हाड़ौती के पठार, जल द्वारा मृदा अपरदन होता है वो हाड़ौती के पठार में होता है। जैसे हम बीड़ कहते हैं, बीड़ नाम सुना है? जो चंबल के आसपास के क्षेत्रों में कोटा, बूंदी या करौली, सवाईमाधोपुर, उनकी जो घाटियाँ होती है उनको बीड़ कह देते हैं। वो नदी अपना जल ले जाती है, उसके कटाव की वजह से समस्या होती है, वहाँ से बीड़ बनते जाते हैं। इसके द्वारा हाड़ौती के पठार में जल द्वारा मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक है। बीड़ वही है जहाँ पुरानी फिल्मों में देखा होगा तो डकैत पनपते थे, उन बीड़ों में ही पनपते थे। तो इसके हाड़ौती के पठार में जल द्वारा मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक है। इनमें से मुख्यतः है बीड़। अगला है राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा हाड़ौती के पठार से प्रवेश करती है। बंगाल के राजस्थान में दो मानसून आते हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो हाड़ौती के पठार से प्रवेश करती है। और जो हाड़ौती के पठार में कहाँ से, वो है झालावाड़ से। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा लगभग 90% वर्षा होती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा भी ये बंगाल की खाड़ी से होती है, 90% वर्षा होती है। इस कारण हाड़ौती का पठार राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा तथा सर्वाधिक आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश है, जहाँ 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा हाड़ौती के पठार में होती है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की मानसून की जो शाखा आती है उससे होती है। 90% वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। हाड़ौती के पठार में मुख्य रूप से सोयाबीन, अच्छा फसलें कौन सी होती है? सोयाबीन, धनिया, कपास, गन्ना आदि की फसलों का उत्पादन होता है वो हाड़ौती के पठार में। यहाँ पे जो मुख्य रूप से फसलें उगाई जाती है। अच्छा, कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है, यह भी हाड़ौती के पठार के अंदर ही है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा में राजस्थान में हाड़ौती के पठार के अंतर्गत 12 जिले में शहरिया जनजाति निवास करती है। शहरिया जाति जो शाहबाद तहसील है ना, वहाँ पे निवास करती है। शाहबाद के 12 जिले में होती है। यहाँ पे शहरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। अगला है उच्चावच के आधार पर हाड़ौती के पठार को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। उच्चावच ऊंच नीच के हिसाब से। तो पहला कौन सा है? विंध्य कगार क्षेत्र, और दूसरा है दक्षिण का पठार यानी दक्षिण का पठार। तो विंध्य कगार क्षेत्र कौन कौन सा है? बनास एवं चंबल नदियों के मध्य दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्व में बलुआ पत्थर निर्मित संरचना विंध्य कगार क्षेत्र कहलाती है। विंध्य कगार क्षेत्र का विस्तार कोटा, बूंदी, 12 जिलों में है। अच्छा, भौगोलिक संरचना के आधार पर विंध्य कगार क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उच्चावच के आधार पर हाड़ौती के पठार को 2 भागों में विभाजित किया गया है, विंध्य कगार क्षेत्र और दक्षिण का पठार। अच्छा, विंध्य कगार क्षेत्र को भी 3 भागों में वापस विभाजित किया गया है। वो 3 कौन से हैं? पहला है अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, जिनमें 2 है, बूंदी की पहाड़ियाँ और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। तो कोटा झालावाड़ में 120 किलोमीटर लंबी विस्तृत पहाड़ियों को विंध्याचल का भाग है, वहाँ मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो है चांदवाड़ी, जिसकी ऊंचाई है 517 मीटर। और दूसरी है कुंडला की पहाड़ियाँ। ये कोटा के आसपास कुंडल के आकार की होने की वजह से इसे कुंडला की पहाड़ियाँ कहा जाता है। अगली है रामगढ़ की पहाड़ियाँ। रामगढ़ की पहाड़ियों में बूंदी से 12 के मध्य स्थित पहाड़ियाँ, जिसे बूंदी जिले में घोड़े के नाल के आकार की होने ऐसी, ये घोड़े के नाल के आकार की, जिसे हॉर्सशू भी कहा जाता है। और रामगढ़ की पहाड़ियाँ राजस्थान का पहला तथा भारत का तीसरा पर्यटन की दृष्टि से जियो हेरिटेज स्थल है। ये रामगढ़ की पहाड़ियों के अंदर स्थित है। अच्छा, उसमें विंध्य कगार में दूसरा कौन सा है? नदी निर्मित मैदान। नदी निर्मित मैदान में क्या आता है? कोटा, बूंदी में चंबल तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान। और तीसरा है शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र, वही है जहाँ शहरी जनजाति निवास करती है। 12 के पूरी क्षेत्र में 450 मीटर उच्च भूमि क्षेत्र जहाँ शहरिया जनजाति निवास करती है, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र कहलाती है। और शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है वो कांबा, 546 मीटर की है उसकी ऊंचाई।
दूसरा है वो दक्कन का पठार, यह था विंध्य कगार क्षेत्र, यह दक्षिण का पठार। ये दक्कन का पठार का विस्तार है वो झालावाड़ जिले में है। झालावाड़ जिले के विस्तृत मालवा के पठार को दक्कन का पठार की संज्ञा दी गई है। ये एमपी के जो अंदर है मालवा का पठार, इसके पूरी साइड में, उत्तर पूर्वी साइड में, सॉरी, एमपी के साइड है मालवा का पठार, वो मालवा के पठार से ही लगता हुआ है दक्कन का पठार, जैसे झालावाड़ का पठार की भी संज्ञा दी गई है। इसमें कौन सा है वो है डग गंगधर प्रदेश। ये झालावाड़ के दक्षिणी पश्चिम में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 350 मीटर है, और जो उच्च भूमि है उसी को डग गंगधर प्रदेश कहलाता है। हाड़ौती पठार के कुछ दर्रे होते हैं। दर्रे वो जगह होती है जो दो पर्वत संग होते हैं आसपास से, ये पर्वत और ये पर्वत, इन दोनों पर्वत के बीच में जो संकरा रास्ता होता है उसे दर्रा कहते हैं। दर्रा यानी इंग्लिश में बोले तो पास, इससे दर्रा कहते हैं। तो हाड़ौती के पठार में प्रमुख दर्रे कौन से? एक तो बूंदी के अंदर है बूंदी दर्रा, दूसरा जैतवास दर्रा, तीसरा रामवास खटगढ़ दर्रा, और चौथा है लाखेरी दर्रा, यह भी बूंदी के अंदर ही है। ये लाखेरी वही है जहाँ सबसे पहले सीमेंट का कारखाना खुला था 1915 में। दूसरा जो वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। अच्छा, पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति कब हुई? नूतन महाकल्प चतुर्थक महाकल्प नियोजोइक एरा के प्लीस्टोसीन काल में गंगा तथा यमुना द्वारा लाई गई मृदा को जलोढ़ के निक्षेप से जमा हुई है। गंगा और यमुना नदियां अपने साथ जब पर्वतों से निकलती है तो अपने साथ मिट्टी भी लाती है, और जो मिट्टी के जो जमाव होता है वहाँ से ही पूर्वी मैदानी भाग की उत्पत्ति हुई है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार कहाँ कहाँ तक है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का राजस्थान में विस्तार मुख्यतः अरावली पर्वतमाला के पूर्व में है। अरावली पर्वतमाला के पूर्व दिशा के अंदर है जो पूर्वी मैदानी भाग का विस्तार है। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23.46% है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% निवास करता है। सबसे ज्यादा निवास 40% यही करता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को राजस्थान के 10 जिले अवस्थित हैं। 10 जिलों में जो पूर्वी मैदानी भाग का विस्तार है वो कौन से हैं? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, जयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इन 10 जिलों में पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार है, जहाँ पे कुल हिस्सा है वो कितना है? 23.46%, और जो जनसंख्या वो है 40% यहाँ पे निवास करती है, और क्षेत्रफल है 23.46%। ठीक है। पूरी मैदानी प्रदेश की जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषता क्या है? पूर्वी मैदानी प्रदेश भारतीय उच्चावच के उत्तरी विशाल मध्य के विशाल मैदान का भाग है। ये किसका भाग है? भारतीय उच्चावच जो उत्तरी का विशाल मैदान है ना, भारत के भौतिक प्रदेश में पढ़ेंगे, उसका हिस्सा है पूर्वी मैदानी भाग। उत्पत्ति के आधार पर पूर्वी मैदानी प्रदेश थार के मरुस्थल के पश्चात दूसरा नवीन प्रदेश है। सबसे पहला नया कौन सा? वो थार का मरुस्थल है, उसके बाद बना ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश गंगा तथा यमुना द्वारा लाई गई मृदा के जमाव के कारण इसमें जलोढ़ को ही एल्पिसोल मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मृदा क्षेत्र रहने के कारण पूर्वी मैदानी प्रदेश सर्वाधिक उपजाऊ तथा सर्वाधिक कृषि संभावनाओं वाला प्रदेश है। पानी ज़्यादा है, तो पानी ज़्यादा होगा तो वहाँ फसलें भी ज़्यादा होगी, और वहाँ कृषि भी ज़्यादा होगी। कृषि ज़्यादा होने की वजह से ही वहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी निवास करती है, वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर निवास करती है। खनिज संपदा की दृष्टि से पूर्वी मैदानी प्रदेश का सर्वाधिक निधन भौतिक प्रदेश है। खनिज कहाँ से होगा? सिर्फ कृषि करते हैं, ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है नहीं, तो वहाँ खनिज निकलता नहीं। खनिज निकलता है खदानों से, जैसे पर्वतों से, वहाँ पे ज़्यादा निकलता है। जैसे अरावली पर्वतमाला है ना, वो सबसे धनी प्रदेश है खनिज के हिसाब से, और जो पूरी मैदानी प्रदेश है वो कृषि के हिसाब से सबसे ज़्यादा धनी है। तो राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, तो राजस्थान की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो नौकरी ज़्यादा है नहीं, सबसे ज़्यादा कृषि करते हैं, और कृषि होने के कारण ही पूरी मैदानी प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व, मतलब सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे रहते हैं। पूरी मैदानी प्रदेश की जो वर्षा की मात्रा है वो 60 से 80 सेंटीमीटर है औसत, तथा जलवायु की दृष्टि से उपाद्र जलवायु में शामिल है। पूरी मैदानी प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है वो कुएं तथा नलकूप है। नदियां हैं तो नदियां से कुएं और नलकूप के माध्यम से सिंचाई की जाती है पूरी मैदानी प्रदेश में। पूरी मैदानी प्रदेश में मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र जो अलवर में स्थित है, तथा विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जो जयपुर में स्थित है। जो 10 जिले शामिल है उनमें अलवर और जयपुर भी तो है। उनमें अलवर में क्या है? मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, और जयपुर में विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र। पूरी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण भौगोलिक संरचना के आधार पर
पूरी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला चंबल, दूसरा बनास बाणगंगा और तीसरा है माही बेसिन। इन 3 भागों में भौगोलिक संरचना के आधार पर विभाजित किया गया है। तो पहला हम पढ़ेंगे चंबल बेसिन। चंबल बेसिन की सबसे प्रमुख भौगोलिक विशेषता है बीहड़। ये वही बीहड़ है जहाँ डकैत फिल्म में डकैत पनपते थे। चंबल नदी द्वारा अवनली का अपरदन से निर्मित उत्खात स्थलाकृति जिसमें घने जंगल पाए जाते हैं बीहड़ कहलाता है। बीहड़ की चंबल कोटा से यमुना नदी उत्तर प्रदेश तक कुल लंबाई 480 किलोमीटर है, यह चंबल नदी की है, तथा 4500 वर्ग किमी क्षेत्रफल में विस्तार है चंबल नदी का। राजस्थान में बीहड़ का मुख्यतः विस्तार सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर में है, और राजस्थान में बीहड़ का सर्वाधिक घनत्व धौलपुर में है सर्वाधिक, जबकि बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर में है। करौली को बीहड़ की रानी की संज्ञा दी गई है। बीहड़ की रानी किसे कहते हैं? तो करौली के कहते हैं। और सबसे ज्यादा बीहड़ कहाँ पे? वो सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली जिले में विस्तृत बीहड़ क्षेत्र है जहाँ दस्यु यानी डाकू निवास करते हैं क्या? पहले करते थे, अब तो नहीं है। इस कारण इसे डांग प्रदेश की भी संज्ञा दी गई है। इन तीनों को बीहड़ भी कहते हैं और डांग क्षेत्र भी कहा जाता है। डाकू निवास करने के कारण इसे डांग क्षेत्र भी कहते हैं। वैसे सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई है, वो हम आगे पढ़ेंगे। डांग दस्युहीन करना है उसके हिसाब से। दूसरा है बनास बाणगंगा बेसिन। बनास बाणगंगा बेसिन को 4 मैदानी प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा बनास बाणगंगा में? पहला है रोही का मैदान। रोही का मैदान कहाँ से? जयपुर से लेकर भरतपुर के मध्य बाणगंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित मैदानी प्रदेश जिससे रोही दोहाब कहते हैं। ये कहाँ पे इसका विस्तार है? जयपुर से लेकर भरतपुर के मध्य बाणगंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित है। दूसरा है मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा है टोंक में, तो मालपुरा करौली, टोंक से करौली के मध्य बनास तथा बाणगंगा नदियों के मध्य स्थित जो प्रदेश है दोआब प्रदेश, उसे मालपुरा करौली मैदान कहते हैं। तीसरा है खेराड़ प्रदेश। खेराड़ जाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित, यह ध्यान रखना है सिर्फ बनास नदी द्वारा निर्मित ही है ये। चौथा है पिडमांड का मैदान। यह है देवगढ़ जो राजसमंद में, देवगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के मध्य, यह भी बनास नदी द्वारा अवशिष्ट पहाड़ी युक्त मैदान है। ये 4 भागों में विभाजित किया गया बनास बाणगंगा बेसिन को। तीसरा है माई बेसिन। माई बेसिन राजस्थान के दक्षिणी भाग में बहती है माई। ये उल्टे यू आकार की है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, आते समय और जाते समय। राजस्थान के दक्षिणी भाग में माई नदी के आसपास का जो क्षेत्र है जिसे माई बेसिन के नाम से जाना जाता है, इसको भी 3 मैदानी प्रदेश में विभाजित किया गया है। 3 मैदानी प्रदेश कौन सा है? 56 का मैदान पहला, ये इंपॉर्टेंट है भाई। 56 का मैदान प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के किनारे स्थित 56 गांव या नदी नालों का समूह, इसे ही 56 का मैदान कहते हैं। दूसरा है कांठल का मैदान। कांठल का मैदान कहाँ पे हुई है? प्रतापगढ़ में। ये माई नदी का तटवर्ती मैदान है। तीसरा है वागड़ प्रदेश। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य स्थित माई नदी द्वारा निर्मित विखंडित पहाड़ी क्षेत्र, उसी को वागड़ प्रदेश कहते हैं। माही बेसिन को प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। जो माई नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, इनको पुष्प प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब हम तीसरा भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, वो है अरावली। तो अरावली के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अरावली प्रदेश की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई? अरावली का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतों की श्रृंखला, जिसे विष्णु पुराण में सुमेरु पर्वत या मेरु पर्वत, परिपत्र पर्वत कहा गया है। अरावली पृथ्वी प्रदेश की उत्पत्ति 4.88 अरब वर्ष पूर्व आज्ञ महाकल्प में एजोइक एरा, प्री पैलेजोइक एरा, पूर्व प्राथमिक महाकल्प प्री कंबेनियन काल में गोंडवाना लैंड के चलन की क्रिया से पर्वतों की एक श्रृंखला के रूप में निर्माण हुआ, जिसे अरावली पर्वतमाला कहा है। इसका जो काल है, सबसे पुराना भौतिक प्रदेश राजस्थान में वो है अरावली, और जो सबसे नया है वो है रेगिस्तान। रेगिस्तान के बाद है मैदानी प्रदेश। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला अमेरिका की अपलेशियन पर्वत के समकक्ष है। अमेरिका का जो पर्वत है ना अपलेशियन, उसके समान है, तथा उत्तरी सागर को अरावली का गर्भगृह कहा जाता है।
अरब उच्च, अच्छा पूछ सकते हैं अरावली का गर्भगृह कौन है, तो वो होता है उत्तरी सागर। अरब उच्चावच की दृष्टि से भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। अरावली पर्वतमाला से पूर्व देहली क्रम की चट्टानों को भी राजस्थान में 3 भागों में विस्तार किया गया है। पहली है अलवर समूह, दूसरा अजबगढ़ समूह सिरोही, तीसरा रायलो समूह है बाड़मेर। अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो भारत के 3 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान तथा हरियाणा। 3 राज्यों में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। ये राजस्थान का नक्शा है, तो यहां से अरावली शुरू होती है। ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है और दिल्ली के रायसीना हिल तक है। रायसीना हिल वही है जहां पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वो अरावली पर्वतमाला पे बना हुआ है, रायसीना हिल में। हरियाणा तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, राजस्थान में अरावली का लगभग 80% हिस्सा जो है ये राजस्थान में है कुल अरावली का। भारत में अरावली का विस्तार पालनपुर अभी बताया, गुजरात से रायसीना हिल जो दिल्ली तक है वहां पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहां तक अरावली का विस्तार है। गुजरात से शुरू होके दिल्ली तक है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहां से शुरू होता है? खेड़ ब्रह्म या ब्रह्मखेड़ सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक है। और कुल राजस्थान में 692 है अरावली, उनमें से 550 किलोमीटर है ना वो सिर्फ राजस्थान में है, यानी 80%। ये राजस्थान के अंदर हिस्सा है। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.3% है। कुल भौगोलिक राजस्थान का कुल भूगोल है उनमें से 9.3% भाग है वो अरावली का है, और जहां पे लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। उत्पत्ति के समय अरावली की ऊंचाई 2800 मीटर थी, लेकिन अपरदन के कारण अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में अरावली की औसत ऊंचाई अभी 930 मीटर है। राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है। ये राजस्थान है, इसमें अरावली का विस्तार पूछ रहे हैं। राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण और ये पश्चिम, यहाँ से शुरू होती है। ये बीच की दिशा ये है दक्षिण पश्चिम, यहाँ से शुरू होकर उत्तर पूर्व दिशा में, ये उत्तर है और ये पूर्व है, इनके जो बीच की ये उत्तर पूर्व, यहाँ से लेके यहाँ तक अरावली का विस्तार है। और यहाँ पे कहाँ पे है? सिरोही में। सिरोही में कौन सा? खेड़ ब्रह्मा या ब्रह्मा खेड़, वहां से शुरू होती है और ये खेतड़ी झुंझुनू तक है इसका। ये अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। और राजस्थान में अरावली की ऊंचाई तथा चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। ये उत्तर है, ये पूर्व। इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई यहाँ कम है चौड़ाई, और यहाँ ज्यादा है। यहाँ ऊंचाई कम है, यहाँ ज्यादा है। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई राजसमंद और बांसवाड़ा के मध्य है, सर्वाधिक चौड़ाई। और राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है वो राजसमंद और सिरोही के मध्य है। सबसे ऊंची चोटी जो अरावली की ऊंची है वो गुरु शिखर, वो सिरोही के अंदर ही है। अगला है, राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है, और अरावली का न्यूनतम विस्तार वो है अजमेर में। सर्वाधिक विस्तार, सबसे ज्यादा अरावली का विस्तार वो है उदयपुर में, और सबसे कम वो है अजमेर में। और सबसे ज्यादा ऊंची अरावली सिरोही में। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में है, ये बताया। राजस्थान में अरावली न्यूनतम ऊंचाई वो है जयपुर जिले में। अरावली की आकृति की तुलना तंदूरा जो वाद्य यंत्र होता है उससे की है, तथा के कर्ण यानी कान से की गई। अरावली का आकार जो है वो तंदूरा वाद्य यंत्र होता है उसके समान, तथा कान के आकार की है। अच्छा, अगला है अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषता। इसकी विशेषता क्या है अरावली पर्वत की? अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति की दृष्टि से विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है, जो उत्तरी अमेरिका की प्लेसिन पर्वतमाला के समान है, ये अभी पढ़ा था हमने। और अब अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश जो भारत का है, जिसे महान भारतीय जल विभाजक रेखा की संख्या दी गई है। ये जल को 2 भागों में विभाजित करती है। महान भारतीय जल विभाजक रेखा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली के समांतर गुजरती है, जिसके कारण अरावली के पूर्व में 50 सेमी से अधिक वर्षा तथा पश्चिम में 50 सेमी से कम वर्षा। ये पश्चिम मरुस्थल की तरफ है पश्चिम, और पूर्व मैदानी भाग की तरफ बात कर रहे हैं। जो पूर्वी मैदानी भाग की तरफ 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, और जो मरुस्थल जैसलमेर बाड़मेर की साइड 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अरावली पर्वतमाला सिंधु तथा गंगा नदी तट के जल का बंटवारा करती है। इस कारण अरावली को महान भारतीय जल विभाजक
रेखा कहा जाता है। मान भारतीय जल विभाजक रेखा वो अरावली होती है, और उत्पत्ति के समय अरावली की ऊंचाई लगभग 2800 मीटर थी, लेकिन अपरदन के परिणाम स्वरूप अरावली पर्वतमाला में अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में विस्तृत है, जिसकी औसत ऊंचाई अभी 930 मीटर है। जैसे हवा के अपरदन के कारण जो पर्वत है वो घिसते जाते हैं, उसके हिसाब से सबसे पुरानी भौतिक प्रदेश है, अभी वर्तमान ऊंचाई वो 930 मीटर ही है। राजस्थान में सर्वाधिक वन संपदा तथा वन्य जीव अभ्यारण्य जैव विविधता अरावली प्रदेश में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पर्वत है, पर्वतों पे वन होते हैं, और वनों में वन होगा तो वन्य जीव भी होंगे। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन संपदा तथा वन्य जीव अभ्यारण्य जैव विविधता, मतलब अलग अलग तरह के पेड़ पौधे अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल मृदा, जो पर्वतीय मृदा होती है वो लाल मृदा इंसेप्टिसोल भी कहते हैं, उसका विस्तार है। लाल मृदा जो मक्का के लिए उपयोगी है, जैसे हाड़ोटी के पठार में काली मिट्टी थी और काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी है, जैसे भी लाल मृदा मक्का के लिए उपयोगी है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के तीन तरह के राजस्थान में अफवाह तंत्र है, आंतरिक, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वाला। इन तीनों की अधिकांश नदियां हैं वो अरावली पर्वतमाला से ही उनका उद्गम स्थल है, वहां से ही निकलती है। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में आदिवासियों की आश्रय स्थली कहा जाती है। राजस्थान की जो मीणा, ग्रासिया, कथोड़ी, डामोर जनजातियां हैं वो अरावली के विभिन्न जिलों में निवास करती है। और अब पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण। राजस्थान के लगभग मध्य में दक्षिण से उत्तर पूर्व में विस्तृत अरावली पर्वतीय प्रदेश को ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने? 3। पहला है उत्तरी अरावली, दूसरा है मध्य अरावली, तीसरा दक्षिणी अरावली। ये नक्शा है, ये अरावली। तो नहीं, पहला है ये उत्तरी, दूसरा मध्य, ये तीसरा दक्षिणी। तो पहला पढ़ेंगे हम उत्तरी अरावली, ये यहाँ पे उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली का प्रशासनिक दृष्टि से 4 जिलों जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू में विस्तार है। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई यहाँ पे जो है वो 450 मीटर है। कुल तो है 930, लेकिन जो उत्तर की क्षेत्र में है जहाँ सीकर, चूरू, झुंझुनू है, वहां पे इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां क्या है वो ध्यान रखना। पहली है रघुनाथगढ़ जो सीकर में, दूसरी खो जयपुर में, भ्रौंच अलवर में, बरवाड़ा जयपुर में, बबई झुंझुनू में, बिलाली अलवर, बेराट जयपुर, सरिस्का अलवर, भानगढ़ अलवर, जयगढ़ जयपुर, नाहरगढ़ जयपुर और बालागढ़ अलवर। और उत्तरी जो अरावली उसमें कोई दर्रा नहीं है। दर्रा जो बताया ना, 2 पर्वतों के बीच में जो संकरा मार्ग होते हैं जिससे दर्रा बोलते हैं आवागमन के लिए, दर्रा या पास, लेकिन यहाँ पे जो कोई दर्रा नहीं है उत्तरी अरावली में। दूसरा है मध्य अरावली। मध्य अरावली का जो विस्तार है वो अजमेर जिले में है। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 500 से 400 मीटर। जैसे जो जो बढ़ते जाते हैं उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, वहाँ वैसे वैसे अरावली की ऊंचाई बढ़ती जाती है और चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। वहाँ 450 मीटर थी, यहाँ आ गई 500 से 400 मीटर। मध्य अरावली जो प्रमुख चोटी है वो है गोरमजी अजमेर, और मेरिया जी है टोटगढ़ अजमेर में, तारागढ़ अजमेर में और नागपाड़ अजमेर में। मध्य अरावली के जो प्रमुख दर्रे, सब दर्रे कौन कौन से ये ध्यान रखना। पहला है बर दर्रा जो पाली में, ये मारवाड़ से मेरवाड़ा को जोड़ता है, यहाँ से ये NH 162 गुजरता है। दूसरा है अरनिया, ये अजमेर में, सुरा घाट ये अजमेर में, पीपली ये घाट ये भी अजमेर में, परवेरिया दर्रा ये अजमेर में, शिवपुरी अजमेर में और झीलवाड़ा, ये जो सारे दर्रे हैं ये सारी अजमेर में। और बर दर्रा है वो पाली में। ये बर दर्रा वही है जो मारवाड़ तथा मेरवाड़ा को जोड़ता है। तीसरा है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली का विस्तार राजसमंद, सिरोही, उदयपुर इन जिलों में है। यहाँ पे दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई है वो 900 मीटर है। और दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियां, गुरु शिखर सबसे लंबी चोटी है वो है गुरु शिखर सिरोही के अंदर, जिसकी 1722 मीटर है। वैसे यहाँ पे गुरु दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है गुरु शिखर पे, वो 5 मीटर का वो मंदिर है। तो कुछ किताबों में जैसे ये 1722 है तो +5 कर देते हैं, तो कुछ किताबों में 1727 बताते हैं इसकी ऊंचाई, लेकिन असल में ऊंचाई है वो है 1722। और वो मंदिर बने उसकी 5 मीटर अलग जुड़ जाती है, वो दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है। ये पूछा भी गया था, दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली है। दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली वो गुरु शिखर पहाड़ पे है। दूसरी है शेर जो सिरोही में, तीसरी दिलवाड़ा, चौथी जरगा, 5वीं अचलगढ़, कुंभलगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ ये उदयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, सायरा उदयपुर में, लीलागढ़ उदयपुर में,
और नागपानी है ये भी उदयपुर में। सबसे ज़्यादा ऊंचाई है वो है गुरु शिखर में, वो है सिरोही के अंदर जो 1722 मीटर है। ये दक्षिण अरावली में स्थित है। और दक्षिण अरावली में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं? उत्तरी अरावली में दर्रे थे ही नहीं। उनमें जो है स्वरूप घाट ये पाली के अंदर है, देसूरी दर्रा वो भी पाली में, सोमेश्वर दर्रा ये भी पाली, कामली घाट ये राजसमंद, गोरम घाट ये भी राजसमंद में, ये राजसमंद, हाथीगुड्डा दर्रा ये भी राजसमंद में, केवड़ा की नाल उदयपुर में, देवबारी दर्रा उदयपुर, हाथी दर्रा उदयपुर, फुलवारी की नाल उदयपुर, और झीलवा या पगलिया की नाल ये भी उदयपुर में। ये जो प्रमुख दर्रे हैं इनमें ये ध्यान रखना है ये कौन सा दर्रा कौन से जिले में या कौन सी जगह पे स्थित है। ये दक्षिणी अरावली, ये भी पूछ सकता है ये दर्रा उत्तरी अरावली में है, मध्य अरावली में या दक्षिणी अरावली में। अगला है अरावली के अंदर जो प्रमुख पठार कौन कौन से हैं। पठार पर्वत में अभी अंतर बताया था आपको। तो सबसे जो ऊंचा है वो उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कहाँ है? सिरोही में स्थित है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी 1360 मीटर ऊंचाई पे। और राजस्थान का सबसे ऊंचा जो शहर है माउंट आबू तथा सबसे ऊंची मीठे पानी की नक्की झील उड़िया के पठार पर स्थित है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पे स्थित माउंट आबू है, वो सिरोही के अंदर है। सिरोही के अंदर कहाँ पे है? उड़िया के पठार पे। और उड़िया अब माउंट आबू में ही जो मीठे पानी की सबसे बड़ी नक्की झील वो भी उड़िया के पठार में स्थित है। दूसरा है आबू का पठार, ये भी सिरोही में उड़िया के पठार के दक्षिण में स्थित है। तथा दूसरा सबसे ऊंचा पठार है जिसकी 1295 मीटर ऊंचाई है। ऊंचाई याद रखने की जरूरत नहीं है आप तो, सबसे ऊंचा तो है उड़िया का, दूसरा है आबू का पठार। और जो नक्की झील है वो भी उड़िया के पठार के अंदर ही है। अगला है भोराट का पठार। भोराट का पठार ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम की स्थिति में। भोराट के पठार की स्थिति ये कुंभलगढ़ गोगुंदा से गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। गोगुंदा उदयपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद गए, इनके जो मध्य स्थित है 1225 मीटर ऊंच पठारी क्षेत्र है, यही इसे ही भोराट का पठार कहते हैं। ये राजस्थान का तीसरे सबसे ऊंचे पठार है जो अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। ये अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी झरगा 1431 मीटर है, वो भोराट के पठार पे स्थित है। ये तीसरी चोटी है, नहीं सॉरी चौथी ऊंची चोटी है अरावली की, ये भोराट के पठार पे स्थित है। अगला है मेसा का पठार। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में कहां पे? बेडस तथा गंभीर नदियों के द्वारा प्रदित पठार जिससे 620 मीटर ऊंचाई पे स्थित है। मेसा के पठार पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है जिसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। ये सॉरी मेसा के पठार पे स्थित है। मेसा के पठार पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। अगला है मानदेसरा का पठार, ये चित्तौड़ में स्थित है। लसाड़िया का पठार जैसमंद झील के पूर्व में उबड़ खाबड़ पठारी क्षेत्र है। ये राजस्थान का सबसे ज्यादा कटापटा पठार है लसाड़िया का पठार। और देशहरों का पठार ये उदयपुर में रागा तथा जरगा की पहाड़ियों के मध्य स्थित साल भर हरा भरा रहने वाला पठारी क्षेत्र देशहरो जो हमेशा हरा भरा रहता है। ये रागा उदयपुर में है, रागा और जरगा पर्वत उन दोनों के बीच में स्थित है देशहरों का पठार। अगला उपरमाल का पठार बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ के मध्य स्थित पठारी क्षेत्र, ये वहीं पे है जहाँ पे बिजोलिया आंदोलन हुआ था। भोमट का पठार ये उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य स्थित पठारी क्षेत्र जहाँ भोमट जनजाति निवास करती है, इसलिए इसे भोमट का पठार कहा जाता है। भोमट जनजाति कहाँ निवास करती है? उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा। अगला है कांकनवाड़ी का पठार, ये अलवर में, ये वही है जहाँ पे कांकनवाड़ी का किला स्थित है। अरावली के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियाँ, कुछ पारिभाषिक शब्दावलियाँ जैसे गिरवा, तो गिरवा उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली चंद्राकार या तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ होती है, उनको स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। गिरवा कहाँ है पूछ लेते हैं तो बताना है उदयपुर में। आसपास में जो तस्तरी नुमा पहाड़ी होती है उसे गिरवा कहते हैं। मेवल ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में मेवल कहा जाता है। भाकर भाकर पूरी सूर्य में तीर ढाल वाली जो पहाड़ियाँ होती है उसे भाकर कहते हैं। और मगरा मगरा उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां मगरा कहलाती है, जैसे माकड़ का मगरा, बाकी का मगरा, कामन मगरा, लेगा मगरा, ये उदयपुर में स्थित है। उत्तरी अरावली की पहाड़ियां कौन कौन सी? पालखेत, लोहागढ़, भोजागढ़, अडवाड़ा पर्वत, नेरा पर्वत, तोरावाटी की पहाड़ियां, मालखेत की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां, जीण माता की पहाड़ियां, हर्ष पर्वत, नेचो पहाड़ी, ये सिक्कर के अंदर है। ये झुंझुनू, ये झुंझुनू के अंदर है।
अगला है सेवर की पहाड़ियाँ, बेराट की पहाड़ियाँ, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, बीजे की पहाड़ियाँ, चूलगिरी, जालाना डोंगरी, कालीको, ये सारी की सारी जयपुर में है। नीलकंठ की पहाड़ी, काली घाटी की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी, ये अलवर के अंदर है। इनको आपको बस जगह याद रखनी है कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है। और जो देवगिरी की पहाड़ी है दोस्तों, है जहाँ देवगिरी का किला बना हुआ है, और मानी पहाड़ी ये भरतपुर में है जहाँ पे बयाना दुर्ग बना हुआ है। अब जो मध्य अरावली के अंदर अंदर कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो अजमेर के आसपास के क्षेत्र में, एक तो मेरवाड़ी की पहाड़ियाँ, ये अजमेर के अंदर है। बीड़तली की पहाड़ी अजमेर जहाँ पे तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है, बीड़तली की पहाड़ी पर स्थित तारागढ़ दुर्ग को गढ़ बीड़तली के नाम से भी जाना जाता है। और बीजासन की पहाड़ी ये भीलवाड़ा के, मांडल की पहाड़ी भीलवाड़ा में, बिजोलिया की पहाड़ी भीलवाड़ा में, मानगांव की पहाड़ी सिरोही में, ये दक्षिण की है। कुकरा की पहाड़ी राजसमंद में, कुकरा की पहाड़ी राजसमंद तथा अजमेर की सीमा निर्धारण करती है कुकरा की पहाड़ियाँ। और पालखेड़ा पर्वत ये चित्तौड़ में। और भी पहाड़ियाँ हैं, मनियोल पहाड़ी, धोलिया डोंगरी और जोलिया डोंगरी, तीनों ही उदयपुर में है। इनकी बस आप स्थिति याद रखना कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अगला जो भौतिक प्रदेश है, सबसे बड़ा 61% हिस्सा रखता है कुल। ये राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, थार का मरुस्थल भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति नूतन महाकल्प के नियोजोइक एरा चतुर्थक महाकल्प के प्लीसिंटोसिन काल में 33 सागर के अवशेष के रूप में हुई है। प्राचीन समय पे यहाँ पे 33 सागर था, उसी की वजह से इस अरावली पर्वतमाला थार का मरुस्थल जिसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं उसकी उत्पत्ति हुई है। और ये थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है, इस बात के क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण ये है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित खारे पानी की झील है, 33 सागर खारा था, यहाँ पे खारे पानी की झील है, जिससे पता चलता है यहाँ पे प्राचीन समय में 33 सागर था। और टर्सरियरी कालीन अवसादी चट्टान में जीवाश्म खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। और तीसरा है जैसलमेर के कुलदरा गांव में वेल मछली के अवशेष मिले हैं। वेल मछली या समुद्र था वो सूख गया और जो मछली थी वो खत्म हो गई, उसके अवशेष मिले। जो कुलदरा गांव है ना, जिसे कहते हैं ना भूत गांव, वहाँ पे वेल मछली के अवशेष मिले हैं कुलदरा में। इससे साबित होता है कि थार का मरुस्थल है वो 33 महासागर का अवशेष है। अब देखते हैं थार के मरुस्थल का विस्तार कहाँ पे है। थार का मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 17वां बड़ा मरुस्थल है। विश्व में 17वां बड़ा मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत तथा पाकिस्तान में, तथा थार का मरुस्थल का 85% भाग भारत में, जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों हरियाणा, 85% कहाँ पे, हरियाणा, पंजाब और गुजरात, राजस्थान में विस्तृत है। और भारत के कुल मरुस्थल का 58.68% मरुस्थल राजस्थान में है। तथा भारत में थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार वो राजस्थान में, तथा न्यूनतम विस्तार हरियाणा में सबसे कम है और सबसे ज्यादा राजस्थान में 58.68% है। राज्य में राजस्थान में थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11%, सबसे ज्यादा हिस्सा है वो थार के मरुस्थल का है कुल भौतिक प्रदेश में, और जो 1,75,000 स्क्वायर किमी में फैला हुआ है। राजस्थान में थार के 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान में थार के मरुस्थल का देशांतरी जो विस्तार है वो गुणसूत्र 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 45 पूर्वी देशांतर के मध्य है। थार के मरुस्थल की लंबाई है वो 640 किमी तथा चौड़ाई 300 से 360 किमी तक है। थार के मरुस्थल की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो है 250 मीटर, तथा जबकि उत्तर पूर्व की औसत ऊंचाई 300 मीटर है तथा दक्षिण की ऊंचाई 150 मीटर है। थार के मरुस्थल का ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की है। ये थार का मरुस्थल है, इसकी जो ढाल है वो उत्तर पूर्व, ये उत्तर ये पूर्व, यहाँ से लेके दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण ये पश्चिम, ये ढाल ऐसे शुरू होती है। इसकी ढाल ऐसे है, जो थार का मरुस्थल यहाँ पे है ना, ऐसे है इसकी ढाल। प्रशासनिक दृष्टि से थार के मरुस्थल में राजस्थान के 12 जिले स्थित है। वैसे तो कहीं ज्यादा है, लेकिन जो प्रशासन के हिसाब से जो गणना होती है उसमें राजस्थान के 12 जिलों में थार का मरुस्थल का विस्तार है। और वैसे थार के मरुस्थल का विस्तार फैलता ज्यादा है, क्योंकि रेत उड़ती है वहाँ पे मरुस्थल बन जाता है। उसके लिए सरकार की कई योजनाएं चलाई जा रही है। वो 12 जिले कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर,
नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जैसे तो जिले ज़्यादा हो गए, लेकिन जो अभी पुरानी ज्योग्राफी है वही उसके हिसाब से देखें तो 12 जिलों में विस्तार है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला है वो है जैसलमेर में सबसे ज़्यादा है, तथा सबसे कम है वो है झुंझुनू। थार के मरुस्थल की उत्तरी सीमा है वो पंजाब, हरियाणा तथा दक्षिणी सीमा गुजरात, पूर्वी सीमा अरावली पर्वतीय प्रदेश के समांतर गुजरने वाली 50 सेमी वर्षा रेखा पश्चिमी सीमा से रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारण होती है। ये थार का मरुस्थल है, यहाँ पे थार का मरुस्थल, ये यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे जो बीच में जो सीमा रेखा बनी है उसे ही रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ये थार के मरुस्थल के पश्चिम की ओर स्थित है, और इस साइड में ये आ जाती है अरावली पर्वतमाला, और उत्तरी सीमा यहाँ पे पंजाब और हरियाणा है। पंजाब, हरियाणा, गंगानगर हनुमानगढ़ की सीमा लगती है ना वहाँ पे, और दक्षिणी सीमा गुजरात, ये यहाँ से ये गुजरात से लगती है यहाँ पे, ये दक्षिणी सीमा है। और इस साइड में अरावली आ गई, और इस साइड में रेड क्लिफ रेखा। ये थार के मरुस्थल की चारों दिशाएं हैं। थार के मरुस्थल के कुछ स्थानीय नाम हैं जो वहाँ के जो लोकल लोग रखते हैं, उनके थार के मरुस्थल को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे दोरे, थली, उस हिसाब से। उसके अंदर जो भी पारि शब्दावलियाँ हैं वहाँ की लोकल, उसको भी हम कई बार एग्जाम पूछ लेते हैं, उनको भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला है दोरे। दोरे किसे कहते हैं? मरुस्थल में पाई जाने वाली रेतीली बलुई मृदा से निर्मित लहरदार स्थलाकृति स्थानीय भाषा में दोरे कहते हैं। ये ऐसी स्थलाकृति होती है ना, जो लहरें बनी हुई होती है रेत में, उसे ही दोरे कहते हैं। लू, लू कहते हैं थार के मरुस्थल में गर्मी ऋतु में चलने वाली गर्म एवं सूखी हवाएं जो स्थानीय गर्म पवन का उदाहरण है, उसे ही लू कहते हैं। अगला है भभूलिया। भभूलिया कहते हैं थार के मरुस्थल में अचानक आने वाले वायु का चक्रवात जो भंवर होता है, उसको स्थानीय भाषा में भभूलिया कहते हैं। मावट, मावट थार के मरुस्थल में शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा मावट कहलाती है। और ये मावट जो होती है ना, वो रबी की फसल गेहूं के लिए अधिक उपयोगी होती है। इसी कारण से मावट को गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, सुनहरी बूंदे, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए ज्यादा उपयोगी है, और शीत ऋतु में होती है मावट। अगला है पुरवैया। पुरवैया किसे कहते हैं? ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से आने वाली मानसूनी हवाओं को स्थानीय भाषा में पुरवैया कहते हैं। गर्मियों के मौसम में दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, वहां से आने वाली जो मानसून की हवा है उसे पुरवैया कहते हैं। पुरवैया राजस्थान में अधिकांश जिलों में 90% वर्षा करती है, सबसे ज्यादा वर्षा इससे होती है पुरवैया से। जो मानसूनी हवा को पुरवैया कहते हैं। पलया झील। पलया झील वह स्थान होता है, ये स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य होता है शुष्क प्रदेशों में उच्च भूमि से घिरी निम्न भूमि बेसिन। थार के मरुस्थल में बालू का स्तूप, जो रेत के धोरे होते हैं, टिब्बे, उनके मध्य स्थित निम्न भूमि जहां वर्षा जल एकत्रित होने से बनी अस्थायी झील राजस्थान में सर्वाधिक पलया जिले जैसलमेर में है। खारे जल की पलया झील को सेलिनाज भी कहते हैं। पलया जिलों में वाष्पीकरण के कारण लवणों की मात्रा में वृद्धि वाले क्षेत्र, क्षारीय क्षेत्र, जिसे कालरा कहते हैं ना, कलर भूमि कहलाती है। जहाँ नमक की नमकीन भूमि ज्यादा होती है ना, लवणी है, उसी को कालरा कहते हैं। रन, रन वो जगह होती है बालू का स्तूपों के मध्य स्थित दलदली क्षेत्र, रन, टाट या तल्ली अभिनति कहलाती है। राजस्थान में सर्वाधिक रन जैसलमेर में। थोबरन, ये थोबरन जो बाड़मेर के अंदर है ना, थोबरन, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से थार के मरुस्थल का सबसे बड़ा रन कौन सा है? वो थोबरन। थोबरन है बाड़मेर में। और वैसे सबसे ज्यादा रन कहाँ पे? वो है जैसलमेर में। राजस्थान में मरुस्थल के प्रकार कौन कौन से प्रकार के मरुस्थल होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, हमादा, रेग, इर्ग। हमादा मरुस्थल कौन सा होता है? चट्टानी और पथरीला मरुस्थल, जहाँ मतलब रेत का कम होता है, जैसे पोखरण वगैरह का हिस्सा है ना, वहाँ पे चट्टानी मरुस्थल है। तो ये बताया ना, पोखरण, फड़ौदी, जोधपुर, बालोतरा। दूसरा आता है रेग, ये एक मिश्रित है जिसमें रेतीला भी होती है और पथरीला भी होता है, उसे रेग कहते हैं। मिश्रित मरुस्थल जो हमादा के चारों ओर पाया जाता है, ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में आता है। तीसरा है इरग। इरग ये संपूर्ण मरुस्थल का महान मरुस्थल कहा जाता है। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर, यहाँ पथरीला ना होकर सिर्फ रेत के दोहरे हैं, इसलिए इसको इरग कहते हैं।
थार के मरुस्थल का वर्गीकरण जलवायु को आधार पर, ऊंचा उच्च के आधार पर। पहला है बालू का स्तूप युक्त, दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त। सबसे ज्यादा है वो बालू का स्तूप युक्त जहां दौरे ज्यादा है मरुस्थल में, वो है 58.50%, और दूसरा है 41.50 जहां सॉरी रेत के दौरे कम है। भौगोलिक संरचना के आधार पर कहाँ कहाँ जैसे थार के मरुस्थल है, पहला है गग्गर प्रदेश जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला है ना, जहाँ गग्गर नदी बहती थी। दूसरा है शेखावाटी प्रदेश, चूरू झुंझुनू व सीकर वाला क्षेत्र। तीसरा है नागौरी उच्च भूमि कुबड़ पट्टी जो अजमेर से लेकर नागौर तो कुबड़ पट्टी यानी जो नीचे भूगर्भ जल पट्टी है जो फ्लोराइड युक्त है, इसलिए उसको कुबड़ पट्टी कहते हैं। उसका पानी पीने से हड्डियां मुड़ जाती है, इसलिए इसको कुबड़ पट्टी कहते हैं। ये नागौर अजमेर में स्थित है। चौथा है गोडवाड़ प्रदेश जो लूनी बेसिन का क्षेत्र है ना, उसे गोडवाड़ कहते हैं। शुष्क रेतीला प्रदेश में पढ़ेंगे। शुष्क रेतीला प्रदेश कहते किसे हैं? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित प्रदेश जहां 25 सेमी से भी कम वर्षा होती है, जैसलमेर बाड़मेर वाला क्षेत्र, उसे शुष्क रेतीले प्रदेश की पूरी सीमा का निर्धारण करती है। 25 सेमी वर्षा रेखा है वो शुष्क रेतीले प्रदेश की पूरी सीमा का रेखा का निर्धारण करती है। दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त जहां रेत के टिब्बे नहीं है, वो कौन सा क्षेत्र है? शुष्क रेतीले प्रदेश का वे भाग जहां बालू का स्तूप या दोहरे नहीं है, दोहरे नहीं पाए जाते हैं। इसमें परतदार औषधि चट्टानें पाई जाती है, पोखरण वाला क्षेत्र। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में हमादा, रेग, मगरा, लाटीसरी, चंदन नलकूप, आंकल गांव, जीवाश्म पार्क और कुलदरा गांव, ये वो क्षेत्र हैं जहां बालू का स्तूप मुक्त है या मतलब दोहरे नहीं है, चट्टानी जगह हैं। ये कौन कौन से हैं अभी हम पढ़ेंगे। तो पहला है लाठी सीरीज। ये लाठी सीरीज क्या है? ये जैसलमेर के अंदर है। ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है जहाँ पे जैसलमेर में सबसे ज़्यादा पोखरण से मोहनगढ़ तक है 64 किली लंबा सेवण घास है, घास होती है जिसे सेवण घास कहते हैं, उसे ही लाठी सीरीज के अंदर आता है। सेवण घास सबसे लंबी व प्रोटीन युक्त घास होती है। इस घास में अधात्विक खनिज भंडार रोग फॉस्फेट पाया जाता है। सेवण घास में सर्वाधिक गोडाउन पक्षी निवास करते हैं तथा पश्चिमी राजस्थान में पारिस्थितिक संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण लाठी सीरीज है। सेवण घास को स्थानीय भाषा में लिलोन कहा जाता है। सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है लेसियूरस सिंडिकस। सेवण घास जो पाई जाती है उसी को ही लाठी सीरीज कहते हैं। अगला है चांदन नलकूप, यह भी जैसलमेर के अंदर ही है। चांदन नलकूप लाठी सीरीज में जैसलमेर में चांदन नामक स्थान है, गांव का नाम है, जहां पर स्थित नलकूप जहां से आसपास के क्षेत्र में जलापूर्ति होती है, इसे थार का घड़ा भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, थार का घड़ा किसे कहते हैं? वो चांदन नलकूप को कहते हैं। चांदन नलकूप कहाँ है? जैसलमेर में। ये एक भूगर्भीय जल पट्टी का उदाहरण है। दूसरा है आकल गांव जीवाश्म पार्क। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान में आकल गांव में स्थित जीवाश्म पार्क, जहां पर जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले। अगला है कुलदरा गांव, वो भूतों वाला। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में स्थित जैसलमेर का वे गांव जहां से वेल मछली या डायनासोर के अवशेष मिले। कुलदरा गांव में 33 महासागर का अवशेष है। बताइए ना, महासागर था, सूख गया, तो जो वेल मछलियाँ थी वो खत्म हो गई। वो खत्म होने के बाद उनके अवशेष मिले, जिससे ये ज्ञात होता है यहाँ पुराने समय में 33 महासागर था। ये कुलदरा गांव के अंदर वेल मछली और डायनासोर के अवशेष मिले। ये पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेश में। अब इससे आगे कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को बार बार देखते रहो और उसको जो भी अच्छा लगे उसका स्क्रीनशॉट लेते रहो और उसको नोट कर लो। इससे बाहर आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक क्लास में सारा ही टॉपिक कंप्लीट हो गया राजस्थान के भौतिक प्रदेश का। अगली क्लास हम बहुत ही जल्द मिलेंगे, आपके लिए लेकर आऊँगा भूगोल से संबंधित, उसको आपकी सूचना दे दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, नमस्कार।